हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। पिछले व्याख्यान में हमने ब्रिटिश शासन व्यवस्था में विधि के शासन और न्याय व्यवस्था के संबंध में बात की थी और हमने विस्तार से वहाँ की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को जानने का प्रयास किया था। उसी कड़ी के अंतर्गत आज के इस व्याख्यान में हम ब्रिटिश शासन व्यवस्था में प्रचलित नौकरशाही या लोक सेवा शासन व्यवस्था के स्वरूप का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार लोक सेवक वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सहभागिता के माध्यम से अपनी भूमिका अदा करते हैं और किस प्रकार वे सरकार की नीतियों को, योजनाओं को प्रशासन के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। तो आज के इस व्याख्यान में हम लोक सेवा की भूमिका, उसके स्वरूप और उसके नए प्रकार के स्वरूप की आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे। ब्रिटिश लोक सेवा एवं नौकरशाही। लोक सेवा शब्द का अर्थ है राज्य की प्रशासनिक सेवा अर्थात असैन्य सेवा। दो प्रकार की सेवाएं सामान्यतया राज्य में मानी जाती हैं, एक सैनिक सेवा, दूसरी असैनिक सेवा। जो सैनिक सेवा है उसमें तीनों प्रकार की सेनाओं के सभी प्रकार के अधिकारी और सामान्य सैनिक आते हैं, और जो असैन्य सेवा है उसमें प्रशासनिक अधिकारी और उनका सहयोग करने के लिए नीचे जो सबऑर्डिनेट स्टाफ होता है और जो क्लरिकल स्टाफ होता है वे सब आते हैं। ग्लेडन कहते हैं कि लोक सेवा प्रशासन के क्षेत्र में तटस्थ विशेषज्ञों का एक व्यावसायिक निकाय है जो निस्वार्थ भाव से राजनीतिक दलीय विचारों अथवा वर्ग हितों से प्रभावित हुए बिना राष्ट्र सेवा में तन मन से जुटा है। यानी ये जो लोक सेवक होते हैं, एक अब इनकी विशेषताएं भी इस कोटेशन में आपको दिखाई देती है, हालांकि इसकी बात हम आगे भी करेंगे। एक तो ये तटस्थ विशेषज्ञ होते हैं और ये इनका ये व्यावसायिक निकाय है, यानी ये वेतन के लिए वेतन से काम करते हैं, ये फ्री में सेवा नहीं देते, इनको एक निश्चित वेतन दिया जाता है। ये निस्वार्थ भाव से किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े बिना, किसी भी वर्ग से प्रभावित हुए बिना राष्ट्र सेवा के काम में समर्पित रहते हैं। लोक सेवा शब्द की ब्रिटेन में परिभाषा इस प्रकार की गई है कि राजनीतिक न्यायिक पदाधिकारियों के अतिरिक्त ताज के वे सेवक जो असैनिक रूप से देश की सेवा से जुड़े हुए हो और जिनका पारिश्रमिक पूर्णतः प्रत्यक्षतः उस धनराशि में से दिया जाता है जो संसद द्वारा इस हेतु स्वीकृत की जाती है, तो ये लोक सेवा की श्रेणी में माने जाते हैं, यानी लोक सेवक कहलाते हैं। इनका जो पारिश्रमिक है वो संसदीय विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये ताज के असैन्य प्रकार के प्रशासक होते हैं और इनका पारिश्रमिक प्रत्यक्ष दिया जाता है। ब्रिटेन में 1929 में गठित टॉमलिन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, आपको ध्यान रखना होगा इस आयोग का नाम क्योंकि ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। 1929 में गठित टॉमलिन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के असैनिक कर्मचारियों को ही लोक सेवा कर्मचारियों की श्रेणी में रखा गया है। स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों को स्थानीय सरकार सेवा की श्रेणी में रखा गया है। अपने यहाँ भी दो प्रकार की सेवाएं होती हैं, एक तो राज्य स्तरीय सेवा और एक केंद्रीय सेवा, तो दोनों ही स्वरूप यहाँ देखने को मिलते हैं। एल.डी. वाइट के अनुसार लोक सेवाएं प्रशासकीय संगठन का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है।
ये प्रशासकीय संगठनों का एक ताना बाना है जो सरकारी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोगी के रूप में काम करता है। ब्रिटेन में भी आधुनिक समय में लोक सेवा का स्वरूप काफी बदल गया है। अब वहां कुशल, प्रशिक्षित, सुशिक्षित एवं अपने क्षेत्र में दक्ष लोग लोक सेवा में प्रविष्ट हो रहे हैं। अपने यहाँ भी जो भी व्यक्ति लोक सेवा के रूप में लोक सेवा के अंतर्गत आता है वो कुशल, प्रशिक्षित, ट्रेंड होते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष होते हैं और विशेषज्ञ होते हैं। ऐसा ही ब्रिटेन में भी हुआ है। आधुनिक ब्रिटिश लोक सेवा की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली, कुशल प्रशासक। लोक सेवा ऐसे अधिकारियों का व्यावसायिक वर्ग है जो प्रशिक्षण प्राप्त, कुशल एवं अनुभवी होते हैं। ये अपने पद पर स्थायी, पूर्णकालिक, व्यावसायिक एवं वेतनिक पदाधिकारी होते हैं। एक तो ये स्थायी होते हैं, जैसे मंत्री परिषद के लोग तो हर 5 साल में बदलते रहते हैं, लेकिन ये स्थायी होते हैं, पूर्णकालिक होते हैं, व्यावसायिक होते हैं, यानी इनका वेतन नियत होता है और ये वेतन के लिए काम करते हैं और कुछ इनका जन सेवा से सरोकार भी होता है। दूसरी विशेषता है पद सोपान का सिद्धांत। पद सोपान लोक सेवा की एक ऐसी विशेषता है जिसमें उच्च एवं अधीनस्थ अधिकारियों को एक कड़ी के रूप में जोड़ा जाता है। और पद सोपान से तात्पर्य यही है कि यहाँ नीचे के स्तर से लेके ऊपर तक के अधिकारी और कर्मचारी आपस में जुड़े हुए रहते हैं और आदेश का जो प्रसारण होता है वह ऊपर से नीचे की ओर होता है। यानी एक कड़ी से दूसरे कड़ी के माध्यम से आदेशों का प्रसारण होता है और कार्यों को युक्त समयबद्ध तरीके से और व्यवस्थित रूप से संपन्न करवाने का प्रयास किया जाता है। तीसरी है पर्दे के पीछे की भूमिका। लोक सेवक जो भी काम करते हैं वह अनामता के सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं। यानी इनके काम का श्रेय इनको नहीं मिलता, चाहे ये काम अच्छा करे चाहे बुरा करे, इनके काम का श्रेय इनको नहीं मिलता। उनके कार्यों का श्रेय मंत्रिमंडल के सदस्यों को जाता है। हर सफल और असफल कार्य में इनकी मुख्य भूमिका होती है, लेकिन ये एक तरह से पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं और ये मंत्रियों के सबॉर्डिनेट के रूप में, मंत्रियों को सहयोग करने के रूप में काम करते हैं और जो भी कार्य की तारीफ होती है, जो भी कार्य का जो श्रेय जाता है वो मंत्रियों को जाता है। राजनीतिक तटस्थता ये अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। राजनीतिक तटस्थता से तात्पर्य ये होता है कि लोकतांत्रिक देशों में सरकारें बदलती रहती है। कभी इस दल की सरकार तो कभी इस दल की, कभी इस गठबंधन की सरकार तो कभी इस गठबंधन की, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो नौकरशाह होते हैं, जो लोक सेवक होते हैं, वे स्थायी बने रहते हैं। तो तटस्थता से तात्पर्य यह है कि प्रशासक, लोक सेवक बिना किसी राजनीतिक झुकाव के, बिना किसी दल की तरफ अपने झुकाव के, ये हर सरकार में अपनी निष्ठा से और अपने कर्मयोग से काम करते हैं। इनका किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी सरकार से कोई लगाव नहीं होता, कोई राग द्वेष नहीं होता, कोई घृणा ईर्ष्या नहीं होती। तो ये लोग तटस्थता के भाव से काम करते हैं, चाहे सरकार कोई भी हो। जैसा कहा जाता है कि कोऊ नरक होए हमें कहानी, यानी कोई भी किसी भी दल की सरकार आए, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना काम पूर्ण निष्ठा से हर दल की सरकार में करते हैं और हर दल की सरकार को ये सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। जनता के प्रति उत्तरदायी। लोक सेवकों का मुख्य कार्य जनता के प्रति उत्तरदायी रहना है, क्योंकि प्रजातंत्र में जनता ही वास्तविक संप्रभु होती है। लोक सेवक संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका द्वारा जो भी कार्य सौंपे जाते हैं उनको जनहित में बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं। यानी ये जो सरकारी अंग है, जो व्यवस्थापिका के अंग है, न्यायपालिका जो काम सौंपती है, उनको ये लोक सेवक बखूबी संपन्न करने की, निभाने की कोशिश करते हैं और ये इनका मुख्य उद्देश्य जनता के प्रति उत्तरदायी रहना है, यानी जनहितकारी कार्यों को त्वरित गति से लागू करना है।
प्रशिक्षित नौकरशाह। लोक सेवकों को उनके कार्यों एवं दायित्वों का समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है, उन्हें संपूर्ण प्रशासनिक संगठन के लक्ष्य एवं आदर्शों को समझने में सहायक होता है। यानी इनको एक व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है, समग्र प्रशिक्षण दिया जाता है। S.E. फाइनर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, ये पुस्तक भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है, ए टाइम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा है कि लोक सेवा का अस्तित्व लाभोपार्जन के लिए नहीं होकर सेवा के लिए है। यानी लाभ प्राप्त करना, लाभ कमाना इनका कोई उद्देश्य नहीं है, इनका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, जन सेवा या जनता की सेवा। तो इस प्रकार ये लोग जन सेवा की भावना से प्रेरित होकर काम करते हैं। ब्रिटेन में लोक सेवकों के प्रमुख कार्य। लोकतंत्र में विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायिक कार्यों की दृष्टि से लोक सेवकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मंत्रियों द्वारा नीति निर्माण इन्हीं लोक सेवकों की सूचनाओं एवं सुझावों के आधार पर किया जाता है। इनके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं। नीति निर्माण करने में सहयोग। जो मंत्री नीति निर्माण करते हैं उसमें प्रशासकों की भूमिका बड़ी अहम होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रशासक जैसा फीडबैक देते हैं, प्रशासक जैसी सूचनाएं देते हैं, प्रशासक जैसा सुझाव देते हैं, उसके आधार पर नीतियों का निर्माण होना स्वाभाविक है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर इन नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं प्रशासकों की होती है। तो इनको वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है, धरातलीय स्थिति का ज्ञान होता है, ये जमीनी स्तर से जुड़े हुए रहते हैं। मंत्रियों को सलाह देना, ये मंत्रियों को सलाह देने का काम करते हैं, अच्छे कार्यों की सलाह देने का काम करते हैं। मानना या न मानना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। नीतियों को क्रियान्वित करना, संसद के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती है उन नीतियों को व्यवस्थित रूप से लागू करने का काम और उन नीतियों का भाग जनता तक पहुंचाने का काम लोक सेवकों के माध्यम से ही किया जाता है। लोक सेवक हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी योजना को केंद्र से नीचे ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने और लागू करने का काम करते हैं। तो नीतियों को क्रियान्वित करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्ध न्यायिक कार्य, प्रशासकों के द्वारा अर्ध न्यायिक प्रकार के कार्य भी किए जाते हैं। अर्ध न्यायिक यानी न्यायिक कार्य तो न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अर्ध न्यायिक से तात्पर्य है कि छोटे मोटे विवाद, छोटे मोटे डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो उनको ये प्रशासक अपने स्तर पर हल कर लेते हैं। और आपने देखा होगा कि कलेक्टर को तो यहाँ जिलाधीश के रूप में भी पुकारा जाता है, यानी एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो ये इनको कुछ हद तक दंडित करने का, कुछ हद तक जुर्माना लगाने का और अपने स्तर पर वादों को निपटाने का इनको अधिकार होता है, इनको पावर होती है। तो ये अर्ध न्यायिक प्रकार के काम भी करते हैं। सार्वजनिक सेवाओं को संपन्न करना, जितनी भी प्रकार की सार्वजनिक सेवाएं होती हैं उन सबको लागू करने का काम लोक सेवकों के द्वारा किया जाता है, चाहे वो जल विभाग, जलदायी विभाग, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग या समाज कल्याण से संबंधित कोई भी योजना हो, या शिक्षा से संबंधित हो, चिकित्सा से संबंधित हो। ये जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं, चाहे वो किसानों से संबंधित, व्यापारियों, मजदूरों से संबंधित कोई योजना हो, उन सबको संपन्न करने में लोक सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ब्रिटिश लोक सेवकों की तानाशाही। अब एक इस लोक सेवा के लिए तानाशाही शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। तानाशाही का मतलब एक नकारात्मकता की ओर इशारा है जो कई बार लोक सेवकों में देखने को मिलता है। लॉर्ड हिवर्ट ने नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्ति को तानाशाही कहा है, न्यू डेस्पोटिज्म कहा है। इन्होंने वास्तव में लोक सेवकों की शक्ति बहुत बड़ी है, चाहे वो किसी भी कारण से आप समझ लीजिए, तो चाहे आधुनिकता के कारण से समझ लीजिए, तकनीकी विकास के कारण हो सकता है, प्रदत्त कार्य व्यवस्थापन के कारण हो सकता है, लेकिन ये जो बढ़ी हुई शक्ति इनको तानाशाही बनाने की ओर इशारा करती है। वर्तमान में संसद मंत्रियों के हाथों की कठपुतली है
और मंत्री स्थायी अधिकारियों के हाथों की कठपुतली है। ब्रिटेन सहित भारत एवं अन्य देशों में शासकीय अधिकारियों की तानाशाही को निम्न 4 प्रमुख कारण बताए गए हैं कि ये जो शासकीय अधिकारी हैं, प्रशासकीय अधिकारी हैं, लोक सेवक हैं, इनकी तानाशाही किस कारण से बढ़ी। इसके मुख्य 4 कारण हैं। पहला, लोक सेवक विशेषज्ञ होते हैं जबकि मंत्री नौसिखिए। जब किसी विषय का ज्ञान होगा तो फिर वो उस पर दक्षता होगी, प्रभाव होगा, और इस कारण इनका प्रभाव योजनाओं में भी झलकता है। तो यहाँ इनकी तानाशाही भी उस पर झलकती है, क्योंकि मंत्रियों को इतना योजनाओं के बारे में नॉलेज नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, वो नौसिखिए होते हैं। लोक सेवकों के कार्यों का उत्तरदायित्व मंत्रियों पर। एक सबसे बड़ा कारण ये भी है इनके तानाशाही रवैया का, कि इनके कार्यों की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया। यदि काम अच्छा हो गया तो भी इनकी कोई तारीफ नहीं होती, लेकिन अगर यदि काम खराब हो गया तो भी इनके ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। इस कारण भी ये लोग निश्चिंत होकर काम करते हैं और कई बार उसका नकारात्मक प्रभाव योजनाओं पर देखने को मिलता है। मंत्रिमंडल अस्थायी जबकि अधिकारी स्थायी होते हैं। एक ये भी कारण है कि मंत्रिमंडल हर 5 साल में, कभी कभी मध्यावधि चुनावों में बीच में भी बदल जाता है। तो जबकि अधिकारी निश्चित आयु तक, यानी 60 वर्ष, अपने यहाँ जैसे रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष है, कई जगह 62 वर्ष है, तो एक निश्चित आयु तक ये स्थायी बने रहते हैं अपने पद पर। और जो स्थायी होगा तो उसकी पावर तो अपने आप बढ़ेगी, स्वाभाविक है। तो ये भी एक कारण है। विधि निर्माण कार्य में भी भूमिका। आजकल कानून निर्माण संबंधी जो कार्य हैं, जो संसद के द्वारा किए जाते हैं, वे भी इनके फीडबैक, इनके सुझावों और इनकी सूचनाओं के आधार से प्रभावित हो रहे हैं, और इनका प्रभाव विधि निर्माण के कार्य में स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये भी एक कारण है इनकी तानाशाही बढ़ने का। तो हमने ये ब्रिटिश लोक सेवा में जो तानाशाही का स्वरूप है, या ब्रिटिश लोक सेवा का जो स्वरूप है, उसकी जो मुख्य विशेषता है, उसके संबंध में विस्तार से बात की। इससे आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये व्याख्यान पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।